थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल के घर अहम बैठक होने वाली है जिसमें सीएम के चेहरे को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं दूसरी बड़ी खबर हलचल से जुड़ी हुई ये है कि आज शाम में आम आदमी पार्टी की जो पीएसी है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल कल सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं। तो कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल के आवास पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। घर पर पहुंच गए हैं राघव चड्ढा, सांसद पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल के घर पर, और आज शाम में पीएसी की भी बैठक बुलाई गई है। और इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान आ गया है। परसों विधायक दल की बैठक होगी। सीएम चेहरे के सवाल पर बोले हैं सौरभ भारद्वाज, कयास नहीं लगा सकता मैं भी स्टेक होल्डर, ये कहना है सौरभ भारद्वाज का। इशारों में बड़ी बात कही है सौरभ भारद्वाज ने। कल यानी कि मंगलवार को जो पहला वर्किंग डे आता है उसमें मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे को दे देंगे, और इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी। विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे। जो नेता चुना जाएगा वो अपना स्टेक टू पावर, जो अपना क्लेम है, वो उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना क्लेम देंगे। आप जैसे कयास लगा सकते हैं, मैं भी वैसे ही कयास लगा सकता हूं, मगर आपका कयास लगाना ठीक है, मेरा कयास लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उसका स्टेक होल्डर हूं। और दिल्ली की जनता तो इस आम आदमी पार्टी की सरकार से निजात पाना चाहती है। आपके खाली इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, आपको तुरंत मंत्रिमंडल भंग करना चाहिए और तुरंत चुनाव की मांग करनी चाहिए। मैंने कहा ना, अगर इनमें थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे और हो जाए चुनाव। दिल्ली की जनता इनके भ्रष्टाचार से आजिज आ चुकी है और दिल्ली की जनता निजात चाहती है आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट प्रशासन से। ये जितनी ढकोसलेबाजी ईमानदारी की करते हैं वो सारे धागे हमने खोल के रखे हैं अभी, कि दिल्ली का कोई विभाग ऐसा नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार की गाथा अरविंद केजरीवाल के नाम ना लिखी जा रही हो। तो बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और आज शाम को बताया जा रहा है पीएसी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है आम आदमी पार्टी की। अब पीएसी की बैठक में कौन कौन शामिल होगा, आइए आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल होंगे, मनीष सिसोदिया होंगे, इसके अलावा संजय सिंह होंगे, दुर्गेश पाठक होंगे, आतिशी होंगी, गोपाल राय, इमरान हुसैन होंगे, राघव चड्ढा, राखी बिरला और पंकज गुप्ता और एनडी गुप्ता। ये तमाम चेहरे हैं जो कि पीएसी की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन बैठकें अभी से ही शुरू हो गई हैं, दोपहर से ही हलचल तेज है। और हमारे साथ जितेंद्र भाटी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीत, ये बताइए कि अभी की जो बैठक है जो सीएम आवास पर हो रही है, जो अरविंद केजरीवाल लेंगे, इस बैठक में कौन कौन पहुंच चुका है, कितनी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी, इसका एजेंडा क्या है? क्या इसी बात पर आज मंथन होगा कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, किसको कुर्सी दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए पीएसी की बैठक है शाम को 5:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर, लेकिन उससे पहले कुछ बैठकें खुद अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। मसलन अभी जो है राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी से सांसद हैं, वो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलने। कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया पहुंचेंगे और ये अलग से बैठक होगी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच। इस पर बने हुए हालातों को लेकर के और इस घोषणा के बाद से लेकर अब तक धरातल पर लोगों का क्या कहना है, क्या असर है, लोगों का फीडबैक क्या है, इन सब चीज़ों पर बात होगी। लेकिन शाम को पीएसी की जो बैठक है उसमें पूरा आगे क्या रोड मैप रहेगा आम आदमी पार्टी का, चाहे वो हरियाणा को लेकर है, दिल्ली को लेकर है या फिर राष्ट्रीय स्तर पर, उसको लेकर के चर्चा होगी। मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होगी, लेकिन फैसला विधायक दल की बैठक में ही होगा और वो बैठक कल होनी है। उसमें तय किया जाएगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल के पद छोड़ने के बाद में उस पर शामिल कौन हो या किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहीं से घोषणा की थी कि 2 दिन में इस्तीफा दे देंगे, मंगलवार को इस्तीफा देंगे, लेकिन उन्होंने ये जो साफ कर दिया था कि उनके बाद अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है। दोनों के दोनों पहले चुनाव में जाएंगे, लोगों के बीच में कहेंगे ईमानदार हैं तो वोट दीजिए, वहाँ से जीत के आते तो फिर से पद पर बैठ सकते हैं। लेकिन इसको लेकर के जो अब कह सकते हैं कि निर्णय लेना है हम, वो कल लिया जाएगा और कल ही इस्तीफा भी अरविंद केजरीवाल देंगे उपराज्यपाल को। लेकिन उससे पहले पूरी पार्टी के साथ में एक मंथन किया जा रहा है। पीएसी की पहले बैठक है, बैठक से पहले मनीष सिसोदिया से मिल रहे हैं, राघव चड्ढा पहुंच चुके हैं और कल तमाम जो विधायक है, देखिए दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के विधायक 62 थे, 62 में से 3 अब आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, जिसमें से जो है राज्यपाल गौतम जो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, साथ ही राजकुमार आनंद जो हैं वो और तमाम बीजेपी जा चुके हैं। तो फिलहाल 59 उनके विधायक हैं, जिनमें से एक सत्येंद्र जैन जेल में है, तो 58 विधायक हैं। इनके साथ में पूरी बैठक होगी और बैठक में तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पद का दावेदार किसको बनाया जाए उस पर चिंता होगी। लेकिन उससे पहले ज़मीन पर इस या कह सकते हैं जो ऐलान किया गया है अरविंद केजरीवाल द्वारा, उसका असर क्या है, इसको जानने और भांपने के लिए ये पहले से बैठक की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन जीत लगातार विकल्पों पर सब चर्चा कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के भीतर भी जो रणनीतिकार हैं वो विकल्पों को तलाश रहे हैं। अब प्रक्रिया तो यही कहती है कि पहले इस्तीफा देंगे, पद छोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल, फिर विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो अब विकल्प क्या क्या है आम आदमी पार्टी के पास? देखिए, अगर बात करें तो जो चर्चाओं में हैं, अगर हम देखें वरिष्ठता के तौर पर तो गोपाल राय सबसे सीनियर मंत्री हैं, लेकिन सरकार में देखें भूमिका या जिनके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारियां हैं वो आतिशी है, सबसे ज़्यादा विभाग पोर्टफोलियो उनके पास है। दूसरे नंबर पर सौरभ भारद्वाज हैं और सौरभ भारद्वाज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी रहे हैं और पार्टी की तरफ से जवाब देने काम करते रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो बेसिक्स थे जिनके ऊपर उन्होंने सरकार बनाई, इसमें स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है, शिक्षा बड़ा मुद्दा है, तो शिक्षा जो है वो आतिशी के पास है। स्वास्थ्य का जो विभाग है वो सौरभ भारद्वाज के पास है, तो उनका भी नाम चल रहा है। कैलाश गहलोत का भी नाम लिया जा रहा है। तो ये 4 नाम हैं जो चल रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल अपने फैसलों के लिए चौंकाते रहे हैं, पहले भी इस तरह के किसी को भी जो है आगे कर सकते हैं, विधायकों में से ही बनेगा, ये बात बिल्कुल तय है। और जिस तरीके से कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि सुनीता केजरीवाल को बना सकते हैं, तो उसको भी पार्टी ने खारिज कर दिया है कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। लेकिन इनमें से जो नाम है, इनमें से सुनीता केजरीवाल के नाम को तो खारिज किया आम आदमी पार्टी ने। लेकिन बड़ी बात, बड़ी जानकारी दे रहे हैं जीत भाटी हमें, और ये बता रहे हैं कि किस तरह से विकल्प इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास मौजूद है। और अब देखना होगा कि मुहर किस पर लगती, फाइनल चेहरा कौन होता है दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का। अब बात करते हैं इस बार किसकी सत्ता की, तो हरियाणा चुनावों की बात करें। बीजेपी में सीएम चेहरे पर घमासान मचा हुआ है हरियाणा में, और अनिल विज के बयान के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नायब सैनी के चेहरे पर लड़ रहे हैं। ये कहा है धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से, नायब सैनी ही सीएम होंगे, ये कहना है धर्मेंद्र प्रधान का। अनिल विज ने कहा था मैं दावा पेश करूंगा, ये अनिल विज की तरफ से कहा गया था। और अब नायब सैनी ही होंगे, ये धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया है कि वही सीएम के कैंडिडेटर होंगे। और टीवी 9 से बोले हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज, अपने सीएम पद के दावे पर कायम हूं, कोई भी दावा कर सकता है। हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा किया है बीजेपी की ओर से। हम उनसे बात करते हैं। विज साहब, ये जो आपने दावा किया, इसके क्या मायने निकाले जाएं, और आप क्या अभी भी अपने उस बयान पर जस के तस हैं कि आप सीएम की कुर्सी पर दावा करते हैं? नहीं, देखिए, मेरे ऊपर जनता का बहुत दबाव है, कार्यकर्ताओं का बहुत दबाव था कि आप भी अपना दावा करो, क्योंकि मैंने आज तक कभी कुछ पार्टी से मांगा नहीं है, परंतु इस बार जनता बहुत मुझे प्रेशराइज कर रही थी, इसलिए मैंने अपनी अर्जी लगाई है। बाकी क्या करना क्या नहीं करना ये हाईकमांड के ऊपर होता है। लेकिन सर, हरियाणा के जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो चुनाव हैं वो सीएम नायब सैनी के चेहरे के तौर पर ही आगे रखकर ही लड़ा जा रहा है और वही हमारे मुख्यमंत्री चेहरे हैं। आपके दावे पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है? नहीं, मैंने मोहनलाल बडोली जी का बयान पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि भाई दावा तो कोई कर सकता है, फैसला तो पार्टी ही करती है, इसमें तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि चेहरा तो हमारे नायब सैनी है, और अमित शाह भी पंचकुला की रैली में बोल कर गए हैं बात। हाँ, चलो अच्छी बात है, अपनी एप्लीकेशन लगाना तो हर आदमी का हक है। यानी आप अभी भी दावेदार के तौर पे हैं, मौजूद हैं, आपने अपना नाम आगे बढ़ा दिया है? जब चुनाव होंगे और हमारी सरकार बनेगी तो उस वक्त मैं भी अपनी बात कहूँगा। तो आप मानते हैं कि विधायक जो चुनकर आएंगे वही तय करेंगे, या फिर पार्टी आलाकमान जिस चेहरे को लेके चुनाव में उतर रहा है वो वही चेहरा रहेगा उस वक्त भी जब नतीजे आ जाएंगे? नहीं, ये तो पार्टी पर निर्भर करता है, ये मैं तय नहीं करता हूँ। लेकिन लोगों में जो ये धारणा थी कि भाई अनिल विज तो कहता ही नहीं है कुछ भी, तो वो मैंने कह दिया है। नायब सैनी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तब क्यों नहीं आपने दावा किया? तब भी तो आप दावा कर सकते थे, आप आगे क्यों नहीं आपने अपना नाम बढ़ाया? नहीं, मैंने कभी भी नहीं किया। 2014 में जब हमारी पहली सरकार बनी तब भी मैं सीनियर था, मैंने तब भी नहीं किया। लेकिन आप ये मानते हैं कि आपसे जूनियर जो चेहरे थे, मनोहर लाल खट्टर की बात करें, उसके बाद नायब सैनी, इनको पार्टी ने आगे कर दिया, लेकिन सीनियरिटी के हिसाब से आपका हक बनता था सीएम की कुर्सी पर? नहीं, मैं कोई हक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपना दावा कर रहा हूँ। दावा कर सकता कोई भी।
अच्छा, विधायकों की संख्या है कुछ जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अप्रोच किया आपको कि जीतेंगे तो आपके नाम के साथ वो डटेंगे? ऐसा नहीं है, अभी सारे चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी कुछ विधायकों के कल टेलीफोन आए भी थे, लेकिन ये बातें सब तो चुनाव के बाद ही तय होंगी ना जी। नहीं, लेकिन पार्टी ने तो अपना सीएम चेहरा तय कर लिया, वो कह रहे हैं उसी चेहरे को लेकर उतरेंगे हम, नायब सैनी को लेकर। पार्टी का जो फैसला होता है वही फाइनल होता है। तो आप लेकिन अपना नाम फिर भी आगे करेंगे? कहेंगे, हम रखेंगे अपना नाम। तो आपने जो कल बयान दिया था कि सीनियरिटी के हिसाब से आपका हक भी बनता है, आप उस पर अभी भी कायम है? नहीं, जो मैंने कहा है। आप कायम है अपनी बात पर? मैंने जो कहा है वो कहा है, अब वो तो कहा ही है। लेकिन सर, धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं इस पे कह रहे कि हाँ जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद तय होगा? अगर अनिल विज दावा कर रहे हैं तो उस पर भी विचार होगा। वो तो ये बात वो कुछ कह भी नहीं रहे। नहीं, वो प्रभारी हैं हमारे चुनाव के, जो वो कह रहे हैं वो भी ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक है। यानी आप अभी सीएम की रेस में हैं? रेस में नहीं हूँ, मैं अपना दावा करूँगा। मोहित मल्होत्रा बात कर रहे थे अनिल विज से, और मोहित मल्होत्रा ही इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। मोहित, आपने बहुत ज्यादा जानने की कोशिश की क्योंकि उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा रखी है, दावा कोई भी कर सकता है, वो खुद भी सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो तय कर चुके हैं, नायब सैनी की अगुवाई में ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसे में कोई नाराजगी आपको देखने को मिली? अनिल विज किसी बात को लेकर नाराज हैं क्या? देखिए, अनिल विज सीधे तौर पे अपनी बात पर कायम रहे। उनका कहना है कि सीनियरिटी के हिसाब से भी उनका नंबर बनता है, क्योंकि जब एक ऐसा दौर भी था जब हरियाणा में 2 या 3 ही विधायक बीजेपी के जीत कर आते थे, उनमें से अनिल विज एक होते थे। तो अनिल विज का सीधे तौर पे कहना है कि सीनियरिटी के हिसाब से भी उनका हक बनता है और वो अपनी बात कह सकते हैं। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जनता की ओर से उन पर दबाव है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा क्यों नहीं करते, इसी वजह से उन्होंने अपना दावा कर दिया है, अर्जी आला कमान के सामने लगा दी, आला कमान तय करेगा। लेकिन उस सवाल का जवाब अनिल विज नहीं दे पाए जब मैंने उनसे पूछा कि आला कमान तो पहले ही नाम तय कर चुका है कि अगर सरकार बनती है, दोबारा तीसरी बार अगर सत्ता में पार्टी आती है तो नायब सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है और वही मुख्यमंत्री होंगे। तो उनका कहना है कि ये नतीजों के बाद तय होगा, यानी अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने की स्थिति आती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर काफ़ी बड़ा विवाद हो सकता है, क्योंकि अनिल विज पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि नतीजे आने दीजिए, मैंने अपनी बात कह दी है, अपनी अर्जी लगा दी है। यानी क्या वो आला कमान के उलट अपनी दावेदारी को और मजबूती के साथ पेश करेंगे? हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि अभी चुनाव होने हैं, चुनाव के बाद नतीजे आएंगे, तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आती है या नहीं, इस पर भी अभी सवाल है। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सीधे तौर पे लड़ाई है, आला कमान वर्सेस अनिल विज दिखाई दे रहा है, जहां अनिल विज अपनी बात पर डटे हुए हैं कि वो सीनियरिटी के हिसाब से भी और जनता उनके साथ है, इसलिए उनको मुख्यमंत्री के पद पर बैठना चाहिए। उन्होंने अपना नाम भी आगे बढ़ा दिया है। बिल्कुल, बड़ी बात मोहित ये है कि अब अगर चुनाव जीतती है बीजेपी तो अनिल विज अपना दावा भी ठोकेंगे, अपना दावा सामने रखेंगे कि वो भी सीएम बनना चाहते हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद मोहित इस बातचीत के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। यूपी के बरेली में 12 वफात जुलूस को लेकर भयंकर तनाव हो गया। बीती रात बरेली में खूब हंगामा हुआ। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक दोनों गुट आमने सामने बने रहे। एक पक्ष ने 12 वफात जुलूस के रूट को लेकर सवाल उठाए थे। मामला बढ़ता चला गया। जैसे ही मामला बढ़ा, भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात किए गए। 11 घंटे के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर विवाद खत्म कराया, लेकिन बहुत ज्यादा हालात तनावपूर्ण बन गए थे। दोनों पक्ष आमने सामने हुए थे, इस तरह की बात सामने आई थी। पुलिस द्वारा लगातार दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही थी। बातचीत के क्रम में दोनों पक्ष अपने अपने कुछ तथ्य सामने रख रहे थे और लगातार बातचीत चल रही थी। लगभग अभी सुबह 6 बजे हैं और दोनों पक्षों से बातचीत के क्रम में चूँकि मुख्य जुलूस का जो समय था वहाँ पर लगभग 4:30-5 बजे समाप्त हो गया था और दोनों पक्ष अपनी सहमति से अपने आप ही अपनी जगह से हट गए। और आइए आपको बता दें कि हुआ क्या। यूपी के बरेली में जुलूस को लेकर दो पक्षों के लोग आमने सामने भिड़ गए। तनाव को देखते हुए आला अधिकारी समेत भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात करनी पड़ी। तस्वीरें बरादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा की है, जहां रात 8 बजे 12 वफात का जुलूस निकाला जाना था
और इसी जुलूस के तहत ही विवाद हो गया। हिंदू पक्ष की शिकायत यह है कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इलाके से उनकी कांवड़ यात्रा को नहीं निकलने दिया था और अब वो मुस्लिम पक्ष के जुलूस को नहीं निकलने देंगे। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी दोनों पक्षों को उन्होंने शांत कराने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ी और भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात किया गया। बरेली में आखिर विवाद क्यों हुआ है, आपको बता दें। 12 वफात जुलूस के रास्ते पर विवाद हुआ है। एक पक्ष ने जुलूस के रूट पर आपत्ति जताई, जिस रूट से ये जुलूस निकलना था। अब आपको बताते हैं, कई घंटों तक दोनों पक्षों में तनाव बना रहा। इजाजत तो मिल गई थी, लेकिन पक्षों में तनाव ये बना रहा कि पहले कांवड़ यात्रा को जगह नहीं दी गई थी, तो इसलिए इस जुलूस को जगह नहीं दी जाएगी, इसीलिए विवाद पनपा। पुलिस ने दोनों पक्षों में मामले को शांत कराया जरूर है। हालात देखते हुए भारी पुलिस फोर्स अब भी तैनात की गई है। और इस बीच पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर मिल रही है। ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को मिलने के लिए बुलाया है। जो लगातार डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे थे, जो डॉक्टर्स लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को मिलने के लिए बुलाया। खुद भी ममता बनर्जी कई बार उस साइट पर पहुंची जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था डॉक्टरों का। उनको मनाने की कोशिश की गई ममता की ओर से। अब सीएम ममता ने शाम 5 बजे ये वक्त दिया है और डॉक्टरों को बुलाया है अपने आप से मिलने के लिए। अब देखना होगा इसका कोई हल निकलता है, क्योंकि डॉक्टरों के साथ जो ये वार्ता है वो लगातार विफल हो रही है, नाकाम हो रही है। ममता बनर्जी खुद मनाने की कोशिश जरूर करने गई थी, लेकिन कोई कामयाबी मिली नहीं। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर चुनावों पर हमारी खास पेशकश। पुलवामा से ये एक्सक्लूसिव शो देखिए। हम मौजूद हैं आज पुलवामा में, दक्षिण कश्मीर का वो इलाका जहां से बस कुछ दूरी पर बुरहान वानी का त्राल का वो इलाका है जो बुरहान वानी के नाम से मशहूर है। यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर वो जगह भी है जहाँ भारत ने अपने सैनिकों को शहीद होते हुए देखा था। लेकिन आज चुनाव हो रहे हैं। 1 दशक के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अपने आप में बहुत बदला है कश्मीर, इसका दावा किया जा रहा है। इसकी तस्वीर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि हम जब यहाँ पहुँचे पुलवामा में तो हमने देखा कैसे बाजार खुले हुए हैं, सड़कों पर भीड़ है, छात्र कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ से वापस आ रहे हैं, क्योंकि ये वो इलाके हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि हफ्ते में 3 दिन बाज़ार खुलता है। दिन की शुरुआत बहुत देर से होती थी और 4-5 घंटे में बाज़ार बंद हो जाते थे। यहाँ हमने ये भी देखा कि कैसे चुनाव प्रचार के वो ट्रेडिशनल तरीके, जिनमें गाड़ियों के ऊपर लाउडस्पीकर लगाकर चुनाव प्रचार किया जाता था, जो अब हमें बाकी देश के हिस्सों में उस तरह से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव का उत्सव दिखाई दे रहा है। गाने बजते हुए गाड़ियों में, लाउडस्पीकर में जाते हुए गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। तो एक तरह का हर तरफ चुनाव का माहौल दिख रहा है। लोग चुनाव की बात कर रहे हैं, उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। उत्साह उसको लेकर कितना है, ये तो लोकसभा चुनाव में जब लगभग 60% मतदान हुआ वो दिखा दिया। तो विधानसभा में क्या मुद्दे हैं, इस पर बात करने के लिए पुलवामा के लोगों के क्या मुद्दे हैं, यहाँ की लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। तो जनता की राय भी लेंगे, लोगों से पूछेंगे उनसे जुड़े हुए मुद्दे, उनके लिए वही मुद्दे अहम मुद्दे हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता मुद्दे उठा रहे हैं, या फिर कुछ और मुद्दे हैं जिन पर वो चाहते हैं कि मतदान हो। हमारे साथ यहाँ तमाम नेता भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और आपको बता देते हैं हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। एक बार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सोफी अकबर साहब, जो इंडिपेंडेंट नेता हैं, यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ डेजी रैना जी मौजूद हैं, जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की उम्मीदवार हैं और अपने आप में पहली कश्मीरी पंडित महिला हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं पुलवामा से। हमारे साथ इसके अलावा उमर जान साहब हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। हमारे साथ मोहित भान जी हैं जो PDP के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ इसके अलावा मोहम्मद लतीफ़ मौजूद हैं जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं BJP से। हमारे साथ इसके अलावा जाहिद परवाज चौधरी जी मौजूद हैं जो त्राल से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। और हमारे साथ मुदस्सिर हसन, माफ़ कीजिएगा, मौजूद हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं। तो इन सब नेताओं से हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ BJP से मौजूद हैं मोहम्मद लतीफ़ साहब। मोहम्मद लतीफ़ साहब, ये BJP कह रही है, ये कहा जा रहा है बार बार कि कश्मीर बदला है, ये नया कश्मीर है, ये नया कश्मीर है? बिल्कुल मैम, ये नया कश्मीर है। आपको भी देखने को मिल रहा है यहाँ जो ये पुलवामा जिसको शहीद पार्क बोल रहे हैं, इस पुलवामा के रोड पर टायर जल रहे थे। 2014 में 15 में टायर जले हुए, पैलेट चल रहा है, ग्रेनेड चल रहा है, गोलियां चल रहा है। आज देखिए जो देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह साहब जी, आज देख लीजिए आप, लगता है आज ये नया कश्मीर है। कश्मीर बदला है, ये नया कश्मीर है?
जी, जब से नरेंद्र मोदी जी ने 2 बार यहाँ प्राइम मिनिस्टर आए हैं तब से वाकई में कश्मीर बदला है। हाँ, यही वही शहीद पार्क है जिसमें लोग अंदर आने से भी कतराते थे। रोजगार मुद्दा है, वो कह रहे हैं कि ये जो अभी तक मुद्दे थे, क्या ये मुद्दों पर आप 370 और 35 की अभी भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं रोजगार मुद्दा है। जो पीएचडी करता है छात्र वो चने बेच रहा है। देखिए, 2-4 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपने अपना प्रोग्राम शुरू किया, पहली बात तो जितने उत्साह से आप बात कर रहे हैं, जितनी खुशी से आप बात कर रहे हैं कि चुनाव 10 साल के बाद हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में या किसी भी जमहूरी निज़ाम के अंदर ये इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है कि आपने 10 साल तक एक 1.25 करोड़ लोगों की आबादी को बिना उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या बिना इसी असेंबली के लिए रखा है। इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि हर किसी का शर्म से सर झुका हुआ होना चाहिए था। हमको माफी मांगनी चाहिए थी कि हम शर्मिंदा हैं कि 10 साल के बाद होने चाहिए। लेकिन देखिए, बात नहीं, इसमें शर्मिंदा होना चाहिए इंसान को कि हाँ, हम 10 साल तक आपको सरकार नहीं दे पाए, चुनाव नहीं कर पाए, हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि ये कहा जा रहा था 370 जब खत्म हुआ है 35 से कि अब होगा ही नहीं चुनाव, हम हिस्सा ही नहीं लेंगे, या एक भावना पैदा की गई थी कि बिल्कुल अलग हो जाएंगे लोग, या लोगों के अंदर जिस तरह की भावना है उसमें वो पार्टिसिपेशन नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में कैसे पार्टिसिपेशन किया, जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेशन हुआ, बल्कि पहले से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हुआ। वो पॉजिटिव पॉइंट है, उस पर खुशी है, उस पर लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा आंकड़े दुरुस्त करके बताता हूं। आपने बताया कि लोग साहब किसी ने कहा कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। किसी ने नहीं कहा, लेकिन एक सेंटिमेंट ये था ना, ये कहा गया कि ये कहा गया कि हम नाराज हैं, हम इतने नाराज हैं कि हम अलग अपना रुख रखेंगे, हम नहीं साथ में आना। देखिए, नाराजगी तो आपने अभी लोगों से बात की, उन्होंने भी अपनी नाराजगी झलकाई आपको कि वो नाराज किस चीज से हैं। 2-3 चीजें आपने बोला कि लोकसभा में बहुत बड़े लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जब 1990 में यहाँ 87 में इलेक्शंस की रिगिंग हुई, असेंबली की हुई, और उसके बाद सीधे जो पहला चुनाव यहाँ पे हुआ वो 1996 में हुआ, 1996 में। और 1996 में जब वो पहला चुनाव हुआ तो उसकी जो पोल परसेंटेज थी वो 40% थी, और जो अभी रिसेंटली लोकसभा पोल कंक्लूड हुए उसकी जो पोल परसेंटेज है दैट इज 38.4%। 370-35 से यही सबसे बड़ा मुद्दा है, या इसके अलावा रोजगार भी बड़ा मुद्दा है? आपके मुताबिक दोनों में कौन सा बड़ा मुद्दा है, कौन सा जरूरी मुद्दा है? 370 और 35A भी बड़ा मुद्दा है, और उसके बाद रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अगर यूथ अनडेवलपमेंट रहेगा, अनएम्प्लॉय रहेगा, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आपके मुताबिक? जी, मेरे मुताबिक यही है कि हमारे यहाँ 370 और 35 को लेकर जिस तरह सियासत हो रही है तो हमारे लिए वो मुद्दा अहम है। और एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे लड़के आज ड्रग अब्यूज़ हो गए हैं, वो ड्रग एडिक्टेड हो गए हैं, तो हमारे लिए भी वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हमारे यहाँ हर साल हर एक डिग्री कॉलेज में 8-8 हज़ार लोग अपनी ग्रेजुएशन करके, अपनी PhD करके, अपनी PG करके निकलते हैं और वो चन्ने बेचते हैं। उमर जान साहब, लेकिन जो ट्रेडिशनल पार्टीज थी उनसे भरोसा उठा है लोगों का, क्या लोगों के मन में एक तरह का, जो ट्रेडिशनल पार्टीज है, कांग्रेस पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके खिलाफ एक भावना है कि इन्होंने सेल आउट किया है हमें? देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको अपने इस आनंद ऑफ कश्मीर में वेलकम करता हूं। ये अच्छा एक सेटअप है लोगों के द्वारे, और हमारे जितने भी साथी हैं जो अलग-अलग और ये भी कि हम ये शो पुलवामा में कर रहे हैं। यहाँ तक पहले कोई टीवी चैनल इस तरह की डिबेट करने के लिए नहीं आया है। हम यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये आवाज़, जो पुलवामा की आवाज़ है, पुलवामा का जो ये माहौल है, ये लोगों को दिखाई दे कि पुलवामा में ये स्थिति है अब आज। अच्छा है, और लोग भी जान चुके हैं कि अब कैसे किस प्रकार की राजनीति अब हमारे सामने आ रही है। लेकिन मैं अपने भाई से एक ही सवाल करूंगा, हमारी ऑडियंस यहाँ पे है, कि हमारे साथ जो आप लोगों ने डाउनग्रेड किया है, स्टेटस हमारा डाउनग्रेड किया है 370 और 35A का मामला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। हमें अपनी विधानसभा है, हमें अब अगर कुछ करना भी था, लोगों के दायरे कुछ फैसला लेना भी था, यहाँ के नुमाइंदों से पूछ के, यहाँ के लोगों से पूछ के, और मैं इस फैसले को रिजेक्ट करता हूँ। और हम अपने स्टेटस के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने स्टेटस को फिर से रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे। डेजी जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डेजी जी, सबसे पहले तो आप कश्मीरी पंडित महिला हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं पुलवामा से, ये अपने आप में एक पहली बार हो रहा है।
आप ये बताइए कि कभी पहले आपने देखा है टीवी कैमरा यहाँ पुलवामा में आते हुए और इस तरह का डिबेट शो करते हुए? ये नॉर्मलसी का प्रतीक है क्या? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की कैंडिडेट हूँ, अठावले जी की पार्टी है। मैं पहले आपको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप यहाँ तक आए और वो भी पुलवामा में, शहीदी पार्क में। TV9 आज पहली बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो मुझे CP में, कनाट प्लेस में देखने को मिलता था, वो शो आज पुलवामा के गढ़ में हो रहा है। जिस पुलवामा को आतंक का गढ़ लोग कहते हैं, यहाँ के पॉलिटिशियंस कहते हैं, मैं नहीं कहती, यहाँ के पॉलिटिशियन जिसको लोग ये आतंक का गढ़ कहते हैं, वहाँ पे आप खड़े हुए हो और नॉर्मली एक प्रोग्राम कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन डेजी जी, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, कश्मीरी पंडितों का एक की आवाज़ हैं, आप यहाँ के लोगों की भी आवाज़ हैं, यहाँ के लोगों की भी आप रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों के क्या मुद्दे हैं? उनके लिए जब आप आवाज़ उठाएं, या उनके लिए कैसे नॉर्मल सी होगी, वो कैसे वापस आएंगे, वो कैसे लाए जाएंगे, उसके लिए क्या है तरीका, क्या है रास्ता? कोई रास्ता है? रास्ते ही रास्ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे फैसला कर रही है। जो यहाँ की रूट्स है कश्मीरी मुस्लिम और हिंदू, जिनको अलग किया जा रहा था, जो भी यहाँ पे अलाहिद पसंद ही कहते हैं हम, जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने यहाँ पे यूज़ किया कश्मीरी नॉर्मल गरीब को, जिन्होंने यूज़ किया है, जिन्होंने कश्मीरी हिंदू और मुस्लिम को एक बंटवारा करा। कश्मीरी हिंदू अभी भी कुछ पार्टी किसने यूज़ किया? कोई भी हो सकता है। नाम बताइए ना, कौन सी पार्टी, कौन से नेता? पार्टी है, जो भी पार्टी है, मैं नहीं कह सकती हूँ सोशल मीडिया पे आपको। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज शुरू से थी, जो यहाँ की लोकल पार्टीज है, जो लोगों को अभी भी गुमराह कर रहे हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। लेकिन हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान की ही गुन गाने चाहिए। बीजेपी ने पहले भी कहा था कि हम वापस लेकर आएंगे। उससे पहले मनमोहन सिंह सरकार में एक पॉलिसी बनाई गई थी। तो किस पर भरोसा है आपको? बीजेपी कह रही है लेकर आएंगे वापस, तो आएंगे वापस पंडित, उन पर भरोसा है? देखिए मैं एक छोटी सी सरपंच थी यहाँ पे। सरपंच के नाते मैंने यहाँ पे पूरे गाँव में घूमी हूँ, हर एक गाँव में ज़मीनी सतह पर घूमी हूँ। मैंने यहाँ पे जितना डेवलपमेंट खुद से किया, मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिशियन आज तक वहाँ गया हो। आज वोट बैंक के लिए सब घूम रहे हैं। कह रही है कि कश्मीरी पंडित वापस तब आएंगे जब यहाँ के मुसलमान उन्हें बुलाएंगे, उसके बिना नहीं आ सकते। इस पर कौन कहना चाहते हैं? बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? बता दिया, हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, हमें जरूरत है इनकी। लेकिन फिर क्यों नहीं आते हैं? क्या वजह है? क्या वजह है? जी, आपसे मैंने पूछा था, आपसे कोई और कहना चाहता है कुछ? आपने भी बोली अपनी बात। पॉलिटिशियंस का मसला है कि उनको यहाँ आने नहीं, कश्मीर मुसलमान अभी भी हिंदूज के साथ हम बुलाते हैं, उनके लिए वेलकम है। और पॉलिटिक्स का ये मसला है कि उनको यहाँ पे आने नहीं देते, वो पॉलिटिक्स का सारा मसला है। नहीं, लेकिन सेफ हैं वो यहाँ पर, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि वो सेफ हैं, तो क्यों नहीं है सेफ? हिंदूज अभी आप देख सकते हो, अभी भी हिंदूज का कोई फेस्टिवल होता है या उनकी कोई ये होते हैं, उन मुस्लिम्स वहाँ पे जाते आते, आप देख। जब हमारे सिख भाई यहाँ पे सेफ है, वो इतने सालों से यहाँ बैठे हमारे साथ, तो ये सेफ क्यों नहीं है? लेकिन सिखों को तो निकालने के लिए भी कभी कुछ नहीं हुआ, पंडितों को तो निकालने के लिए कुछ हुआ, तो फिर हम भी बोलते हैं, वो हमारे शाना बशाना चलते हैं, तो हमारे पंडित भाई क्यों नहीं है? तो आना चाहिए उन्हें। तो कौन करता है? कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता? सारा मसला है कि इनको यहाँ पे आने नहीं देते। हम चाहते हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल है। अब आप ये दावा कर रहे हैं कि ये नया कश्मीर है, चीजें बदली हैं, तो इसमें तो ये बदलाव भी होना चाहिए ना, ये क्यों नहीं हो रहा? जरूर होगा, ये बदलाव भी जरूर होगा। हमारे मैनिफेस्टो यही है, कश्मीरी पंडित वापस आए यहाँ पर, हम मोस्ट वेलकम कर रहे हैं इनको। सिर्फ मैनिफेस्टो में है या बदलाव भी आएगा कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर? क्या है आपके मुताबिक, बड़े क्या है मुद्दे आपके मुताबिक? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप पुलवामा आए, पुलवामा के नौजवानों की आप बात करते हैं और हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ जितने भी अभी मुद्दे हो रहे हैं, ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है जम्मू कश्मीर को। अभी एक नौजवान बोल रहा था, एक मिनट, अभी एक नौजवान बोल रहा था यहाँ पे कि आज भी हमारे बच्चों को उठाया जा रहा था। कल मैंने एक जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पीच सुनी, वो बोलते हैं एनसी को लाना है, पीएसए हटाना है। उनको ये नहीं पता है कि ये पीएसए नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं लाया है। एक सबसे पहली बात, कश्मीरी पंडित हमारी जान है, हमारी शान है, हम उनको दिल से, तहे दिल से वेलकम करते हैं और ये सभी ऑडियंस चाहते हैं कश्मीरी पंडित कश्मीर आए। आप हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद साहब, आप त्राल से हैं, त्राल से आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। त्राल को जाना जाता है, या त्राल की जो एक बड़ी पहचान है देश में, अगर आप त्राल का नाम लेंगे तो बुरहान वानी से उसको याद किया जाता है। त्राल की क्या पहचान है, क्या पहचान बन पाई है? बुरहान वानी से आगे बढ़ा है त्राल, क्या बदला है वहाँ? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, सबसे पहले नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्तां मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेज़बानी है ज़बां मेरी, ये दस्तूर ज़बां बंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी। ये पिछले 10 सालों के बाद आज ये एक मौका मिला है, जो आपका यहाँ TV9 भारतवर्ष,
ये यहाँ पे इतना बड़ा शो कर रहा है, जिसके माध्यम से हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि 2019 को जो जम्मू कश्मीर में किया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अगर वो यहाँ पे करना ही था तो यहाँ की स्टेक होल्डर्स से, यहाँ के लोगों से बातचीत करके किया जाना चाहिए था। उसके लिए यहाँ की हमारी जितनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन आपने अभी कहा कि देखिए आप लोग यहाँ आए, आप ये शो कर रहे हैं यहाँ पर, ये पहले क्यों नहीं हो सकता था और ये अब कैसे हो पा रहा है? ये बदला है क्या? ये क्या बदलाव है? देखिए, इसके लिए यहाँ की जो हमारी जितनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसकी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मुझ जैसा कि नॉर्मलसी हो, कभी नहीं चाहा कि मुझ जैसा नौजवान जो है वो भी सियासत में आए, वो भी बात करे। क्यों इंडिपेंडेंट इतनी बड़ी तादाद में चुनाव में खड़े हैं? ये जो पार्टिसिपेशन है, ये उत्साह है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इसमें हिस्सा लेने का, या वाकई खड़ा किया गया? सलाम कश्मीर, सलाम पुलवामा, सलाम TV 9, सलाम इस शहीद पार्क को, सलाम इस ऑडियंस को जो बहुत ही पॉजिटिव और रियलिस्टिक मुझे नज़र आए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुझे कि मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि मैं जेल से आया हूँ, 2 महीने भी बाहर मुझे नहीं हुए। हम देख चुके हैं कि जितनी भी पार्टियां यहाँ बरसर इक़्तिदार हैं, आपका डिस्कशन भी मैं भी देख रहा था, नेशनल पार्टीज़ और जो हमारे लोकल पार्टीज़ का रेस में ये उधर इधर बातें लगा रहे थे। हमने देखा, आप जब एक एग्जिट पोल कर रहे हैं, इसमें आपका एक पैरामीटर होता है सैंपल साइज़। मैं उसी सैंपल साइज़ से आया हूँ जो जेल है। जेल में हमने देखा कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो इस वक्त मेरे कश्मीरियों को फेस है, हमारा जस्टिस। कानूनी किताबों में लिखा है जस्टिस। जो पार्टियां मुद्दे उठा रही हैं वो सबसे बड़े मुद्दे 370, 35 से हैं, लेकिन लोगों की जो समस्या है वो उतनी अहमियत नहीं रखती आपके लिए, जिसमें जो पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, उसमें वही बड़े बनते हैं, बाकी मुद्दे पीछे हो जाते हैं। देखिए, आपको पता ही है पिछले 30 सालों से यहाँ पे टर्मोइल चल रहा है, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टैंस की बात करेंगे तो हम ग्रेटर ऑटोनॉमी पे हमारा ज़्यादा फोकस था, लेकिन बीच में ऐसे कुछ हालात हुए, कुछ पार्टीज़ ऐसी आ गई मतलब जिन्होंने फैसिलिटेट किया, यहाँ पे जो धारा 35A और 370 को हटाया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट इशू बना है अपने कश्मीर के लिए, सभी पार्टियों के लिए, कि हम ऐसी कोई मतलब सिचुएशन क्रिएट करे या लोगों में जाए, लोगों को समझाए कि भाई इसको किस तरह से वापस लाना। सिर्फ जम्मू के भरोसे तो सरकार नहीं बन पाएगी, कश्मीर का सहयोग भी चाहिए होगा। जरूरत पड़े इंजीनियर रशीद आए, सहयोग देने के लिए राजी हो, सरकार बनाने में वो खुद आए, अगर आपके पास कहें कि हम सरकार बनाने में आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए वो मंजूर हैं? आप दरवाजे खोलेंगे उनके लिए? नहीं, दरवाजे तो हमारे हर किसी के लिए खुले हुए, इंजीनियर रशीद के लिए भी खुले होंगे, सभी के लिए, हर किसी के लिए अलग और इंजीनियर रशीद के लिए अलग है। मैं इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं सबके लिए खुले हैं, इंजीनियर रशीद भी आ सकते हैं। देखिए, जहाँ तक इंजीनियर रशीद साहब का सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये जो बेल है ये उनका हक है और ये बहुत पहले उनको मिल जाना चाहिए था। इसमें कोई एहसान किसी कोर्ट ने, किसी हुकूमत ने उनके ऊपर नहीं किया है। अगर वो आज 20 दिन की बेल के ऊपर कोई थ्रेट नहीं है, चाहे हिंदुस्तान की सलामियत के लिए, चाहे जम्मू कश्मीर की सलामियत के लिए, तो उनको रेगुलर बेल क्यों ग्रांट की नहीं जा रही है? हम पुलवामा पहुंचे, हमने यहाँ पर बहुत कुछ देखा, यहाँ पहुँचने के रास्ते में बहुत कुछ देखा, हमने कोशिश भी की कि हम आप तक वो तस्वीरें पहुँचाएं, जहाँ पर हम इलेक्शन कैंपेन देख रहे हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन देख रहे हैं। मैं एक रिएक्शन चाहूंगी आप सबसे, सब वोट करने वाले हैं ना? बिल्कुल, सब वोट करेंगे। तो देखिए, ये है जमहूरियत और ये है जमहूरियत की ताकत, और इसी के जरिए रास्ते निकलते हैं और इसी के जरिए अपनी बात कहने की कोशिश कश्मीर का युवा, कश्मीर के लोग कर रहे हैं। पुलवामा से आज के लिए इतना ही। TV 9 भारतवर्ष पहला न्यूज़ चैनल है जो पुलवामा पहुंचा और यहाँ आकर हमने डिबेट की, यहाँ के लोगों के दिल में क्या है, क्या उनकी समस्याएं चुनाव में, क्या उनके मुद्दे हैं, ये सब तक पहुँचाने की हमने कोशिश की है। एक और शहर में मुलाकात होगी इसके बाद।